Good morning, students. Online classes में I welcome to all of you. Gender School and Society BA, BSc, B.Ed 4th ईयर में आप पढ़ रहे हैं अक्षमता एवं क्षेत्रीयता। प्रशिक्षणार्थियों, अक्षमता और क्षेत्रीयता के संदर्भ में आपने इससे पहले वाले पाठों में पढ़ा। आज है अपना टॉपिक अक्षमों हेतु शैक्षिक कार्यक्रम। प्रशिक्षणार्थियों, आवासीय स्कूल योजना पहला है अक्षमों के लिए आवासीय स्कूल योजना के अंतर्गत सन 1787 ईस्वी में पेरिस में हेली नामक स्थान पर एक पहला विद्यालय स्थापित किया गया, जो कि पूरी तरह आवासीय विद्यालय था। इसके 50 वर्षों बाद अमेरिका के फिलाडेल्फिया, बॉस्टन और न्यूयॉर्क शहरों में भी स्कूल खोले गए जो आवासीय विद्यालय थे। प्रशिक्षणार्थियों, पब्लिक स्कूल प्रोग्राम, इसके अंतर्गत 1900 ईस्वी में शिकागो में बहरे बच्चों के लिए विद्यालय स्थापित किया गया और 1910 में न्यूयॉर्क में और अन्य कई शहरों में ये विद्यालय खोले गए। अलग अलग कक्षाएं भी इन बालकों के लिए विद्यालयों में आयोजित की जाने लगी और भाषाई ज्ञान कराना, गणित संबंधी समस्याओं का समाधान करना, इन विद्यालयों में ये शैक्षिक कार्यक्रम था। प्रशिक्षणार्थियों, कोर्स के प्रकार पर चर्चा कर लेते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत अभिभावकों की शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया था। खासतौर से अभिभावकों की शिक्षा को महत्वपूर्ण माना गया और जिससे कि वो बच्चों की समस्या का समाधान कर सकें। अगर अभिभावक शिक्षित हैं तो वो बच्चों की समस्याओं को समझ सकते हैं और उनकी समस्या का समाधान कर सकते हैं, क्योंकि इन बालकों की कुछ आवश्यकताएं होती हैं जिनकी पूर्ति करने के लिए अभिभावकों का और शिक्षकों का दोनों का सहयोग आवश्यक होता है। प्रशिक्षणार्थियों, इसके लिए कोर्स के प्रकारों के अंतर्गत पूर्व प्राथमिक स्तर पर अभिभावकों की शिक्षा को अधिक महत्व दिया गया। उनकी शिक्षा पर विशेष तौर से ध्यान दिया जाने लगा। प्रशिक्षणार्थियों, अगला है नर्सरी स्कूल। नर्सरी स्कूल के अंतर्गत अभिभावक बालकों को अधिक से अधिक मात्रा में स्कूल भेजने का कार्य करें। ये सुनिश्चित किया गया कि नर्सरी स्कूल की शिक्षा के लिए अभिभावक तैयार हो जाएं और वो बालकों को विद्यालय भेजें। खासतौर से चक्षु रोग से पीड़ित जो बालक हैं वो आत्म केंद्रित होते हैं, इसलिए जब वो नर्सरी विद्यालय में आएंगे तो एक दूसरे छात्र को देखेंगे और वहाँ जब एक दूसरे का सहयोग करेंगे, कुछ वस्तुओं का आदान प्रदान होगा। ऐसी स्थिति में उनमें जो आत्म केंद्र की भावना है वो दूर होगी और वो सहयोगी वातावरण में सहयोग करने की भावना सीख जाएंगे। इनके लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। अक्षमों की शिक्षा के लिए इनकी कक्षाएं धीरे धीरे संगठित करनी चाहिए और अक्षमों की पहचान के लिए उनका संपूर्ण उनके रोग का निदान होना चाहिए। दूसरा सुझाव है कक्षाएं धीरे धीरे गठित की जाएं और इनकी समस्या का, इनके रोग का निदान होना चाहिए। निदान अगर हो जाएगा तो उनका उपचार करना भी संभव हो पाएगा।
प्रशिक्षणार्थियों, प्रशिक्षित अध्यापक ही इस कार्य को अंजाम दे सकते हैं कि बालकों की रोग की पहचान करें, उनका निदान करें और फिर समस्या का समाधान किया जा सके, उसका उपचार किया जा सके। प्रशिक्षित अध्यापक का होना आवश्यक है और इन बालकों की पाठशाला, इनका कक्षा कक्ष सामान्य पाठशाला में ही अलग से इनका कक्षा कक्ष होना चाहिए। वर्गीकरण, इनका छात्रों का वर्गीकरण करते समय शिक्षकों का नैतिक दायित्व ये बनता है कि वो एक रूपता का ध्यान रखें, बालकों के साथ कोई भेदभाव ना हो। ऐसी स्थिति में बालकों में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए शिक्षकों का नैतिक दायित्व बनता है कि वो छात्रों का वर्गीकरण करते समय एक रूपता का ध्यान रखें। शिक्षण एवं दर्शन, प्रशिक्षणार्थियों, शिक्षण विधियां आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली होनी चाहिए। शिक्षक ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करें जिनका आधार मनोवैज्ञानिक हो, जिनका आधार सामाजिक हो, उन सामाजिकता को लिए हुए मनोवैज्ञानिक तरीके को लेते हुए इनकी शिक्षा का बंदोबस्त किया जाना चाहिए। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ शिक्षण विधियां एवं दर्शन की बात चलती है तो प्रशिक्षणार्थियों, बालकों के, ऐसे बालकों के शिक्षण के लिए मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियां, सामाजिक शिक्षण विधियां प्रयोग में शिक्षकों को लानी चाहिए, क्योंकि शिक्षण का लक्ष्य इन बालकों को स्वावलंबी बनाना, शिक्षण का लक्ष्य इन बालकों को इनकी क्षमता अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करना, ये इनके शिक्षण के लक्ष्य हैं, जिससे कि इनको समाज में किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, ये समाज में रहकर अपने आप को अकेला ना पाएं, ये समाज के साथ उठ खड़े होने की क्षमता अपने आप में विकसित कर लें और समाज के विकास में सामान्य जन की तरह इनके गुणों का सहयोग लिया जा सके। प्रशिक्षणार्थियों, पुनः सुन लीजिए। अक्षमों की शिक्षा एवं दर्शन, अक्षमों की शिक्षण की विधियां मनोवैज्ञानिक और मनोसामाजिक आधार पर होनी चाहिए, क्योंकि इन विशिष्ट बालकों की विशेषताओं के अनुसार इनकी विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं और इन बालकों की विशिष्ट क्षमता होती है, तो इनकी आवश्यकता और क्षमता को मद्देनजर रखते हुए ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे कि इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए और ये शिक्षण का लाभ उठा सकें। प्रशिक्षणार्थियों, इनकी शिक्षा का लक्ष्य, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनको स्वावलंबी बनाना है, पराश्रितता से इनका पीछा छुड़ाना है और समाज के
ये भी एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं, तो समाज के विकास में, देश के विकास में इनका भी पूरा पूरा सहयोग लिया जा सके। प्रशिक्षणार्थियों, अगला है भाषा को विभिन्न ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखना। प्रशिक्षणार्थियों, आँखों से, कानों से और चमड़ी से, स्पर्श से ज्ञानेंद्रियां ये कहलाती हैं। ये ज्ञानेंद्रियां हैं। इन ज्ञानेंद्रियों का सीखने में महत्वपूर्ण स्थान है। हमारी ज्ञानेंद्रियों में सबसे महत्वपूर्ण कान हैं, आँख हैं और स्पर्श के द्वारा भी हम सीखते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, तो भाषा के शिक्षण के लिए आँख, कान और स्पर्श के माध्यम से इन बालकों में समझ और ग्रहण करने की क्षमता विकसित की जा सकती है। ये सुनकर, ये देखकर और स्पर्श करके भाषा को सीख सकते हैं, भाषा को ग्रहण कर सकते हैं और भाषा को समझ सकते हैं। इन बहरे बालकों की सुनने की क्षमता के अनुसार इनका ध्यान रखना चाहिए कि इनके सुनने की क्षमता कितनी है और उनके अनुसार ही इनको अध्ययन कार्य संपन्न करना चाहिए। बालक स्वयं बोलकर, लिखकर, अपनी भाषा के माध्यम से, मातृभाषा के माध्यम से वो अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। ऐसे बालक जो अक्षम हैं, वो बालक अपनी मातृभाषा में बोलकर या लिखकर वो अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, बता सकते हैं, स्वयं बोलकर। चौथा है, शैक्षिक विषयों को अपनी मातृभाषा की सहायता से पढ़कर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। जो भी इन बालकों के, अक्षमों के शैक्षिक विषय हैं, उन विषयों का अध्ययन करने के लिए, उन विषयों का शिक्षण करने के लिए ये मातृभाषा की सहायता से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, पढ़कर, लिखकर, बोलकर। प्रशिक्षणार्थियों, अब है इनका उपयुक्त विद्यालय व्यवस्था का होना। अभिभावकों को परामर्श और निर्देशन देने वाली संस्थाओं का या अभिभावकों को परामर्श और निर्देशित करने वाली संस्थाओं का उत्तरदायित्व ये बनता है कि वो इन बालकों का ध्यान रखते हुए, इनकी क्षमता का, इनके वर्गीकरण का ध्यान रखते हुए अध्ययन के लिए सुझाव दें। तो पहला सुझाव है, इन बालकों को प्रशिक्षित अध्यापकों के द्वारा ही अध्ययन कार्य संपन्न कराया जाना चाहिए। अगर प्रशिक्षित अध्यापक नहीं है, अनुभवी अध्यापक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इन बालकों को ये शैक्षिक कार्य संपन्न नहीं कराया जा सकता है या कराया जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो जाएगा। इसलिए प्रशिक्षित अध्यापक हों जिससे कि उनके अनुभव को वो कार्य लेते हुए और इन बालकों को वो शिक्षण कार्य संपन्न करा सकें। प्रशिक्षणार्थियों,
नंबर 2, प्राचार्य एवं निरीक्षक प्रशिक्षित हों और पढ़ाने का अनुभव रखते हों। अगला बिंदु है कि ऐसे अक्षमों के विद्यालय के प्राचार्य, ऐसे अक्षमों के विद्यालयों में निरीक्षक वो अनुभवी और प्रशिक्षित होने चाहिए, बल्कि उनको ऐसे विद्यालय के प्राचार्य जी को, ऐसे विद्यालय के इंस्पेक्टर, ऐसे विद्यालय के प्रिंसिपल, दोनों को ये अनुभव होना चाहिए कि उन्होंने ऐसे विद्यालयों में अध्ययन कार्य संपन्न किया हो। अर्थात अक्षमों के विद्यालय में पढ़ाने का उनको अनुभव होना चाहिए और वो प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक हों और उनको गूंगे, बहरे, अंधे और लंगड़े, इस प्रकार से मंदबुद्धि बालक, इस प्रकार के बालकों को, अक्षम बालकों को अध्यापन कार्य संपन्न कराने का अनुभव होना चाहिए, जिससे कि इन बालकों के शिक्षण को सरल और सुगम बनाया जा सके। एक प्रशिक्षित अध्यापक मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को, शिक्षण की विधियों से भली भांति परिचित होते हैं, तो वो शिक्षण की विधियों से और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से परिचित होंगे, तब ही वो इन बालकों को सरलता से, सुगमता से शिक्षण कार्य संपन्न करा पाएंगे। नंबर 3, इन बालकों की संख्या का ध्यान रखते हुए, इनका श्रेणीकरण, वर्गीकरण करते हुए, इनकी आयु, इनकी क्षमता, इनकी सुनने की शक्ति और इनकी शैक्षिक उपलब्धियों का पूरा ध्यान रखना है। प्रशिक्षणार्थियों, जरा गौर से सुन लीजिएगा कि इन बालकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए इनका वर्गीकरण करना है, श्रेणीकरण करना है, क्लासिफिकेशन करते समय ये ध्यान रखना है कि इनकी आयु और इन बालकों की क्षमता, इन बालकों की आवश्यकता, इन बालकों की सुनने की शक्ति और इन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि, ये बालक इन क्लासों में बांटते समय क्या ध्यान रखना है? इनकी आयु का, इनकी क्षमता का, इनकी योग्यता का और इनकी सुनने की शक्ति का और इनकी शैक्षिक उपलब्धि का पूरा ध्यान रखना है। अगर भिन्न भिन्न शैक्षिक उपलब्धि के बालक हैं तो उनको भिन्न भिन्न कक्ष में बिठाना होगा और एक जैसी शैक्षिक उपलब्धि है तो उनको एक कक्षा में बिठाया जाए। आयु का ध्यान रखा जाए, उनकी क्षमता का ध्यान रखा जाए, उनकी सुनने की शक्ति का ध्यान रखा जाए और उनको अलग से कक्ष निर्धारित किया जाना चाहिए। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ शैक्षिक उपलब्धि से संबंध है बालकों के सीखने की क्षमता किस प्रकार की है, वो सीखने में किस हद तक सफल हुए हैं और सीखने में कहाँ असफल हुए हैं, तो उनकी शैक्षिक उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए उनका वर्गीकरण करना चाहिए। शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर ही उनका वर्गीकरण होना चाहिए। प्रशिक्षणार्थियों, अगला बिंदु है अपना शिक्षक छात्र अनुपात। प्रशिक्षणार्थियों,
शिक्षक और छात्र का अनुपात इस अक्षमों की शैक्षिक व्यवस्था हेतु 1:6 है, अर्थात 6 विद्यार्थियों के ऊपर 1 शिक्षक का होना अनिवार्य रखा गया है। 6 विद्यार्थियों से अधिक कक्ष में बालक नहीं होने चाहिए, ये लिखा हुआ है। 1:6 का हो, अधिक ना हो। ये ध्यान रखना है कि बालकों का कक्ष में अनुपात जो निर्देशित किया गया है, मार्गदर्शित किया गया है, वो ये है कि 1:6, 1 अध्यापक और 1 कक्ष में 6 विद्यार्थी हों, इससे अधिक विद्यार्थी नहीं होने चाहिए। प्रशिक्षणार्थियों, अगला बिंदु है विशिष्ट पाठ्यक्रम निर्धारित करना। इन बालकों के लिए, क्योंकि अक्षम बालकों की जो चक्षु दोष वाले हैं, जो श्रवण दोष वाले हैं, जिनकी शारीरिक कोई क्षमता या चलने फिरने में तकलीफ है, सुनने में, बोलने में तकलीफ है, ऐसे बालकों को अक्षमों की श्रेणी में रखा गया है। तो इन अक्षमों के लिए इनकी कुछ विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं, इनकी क्षमताएं होती हैं, इनकी योग्यताएं होती हैं। तो इनकी क्षमताओं को, इनकी योग्यताओं को और इनकी आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण करना है जिससे कि ये शिक्षण का लाभ उठा सकें। विशिष्ट पाठ्यक्रम निर्धारित करने के लिए निर्देशित किया गया है। ऐसे बालकों को स्पेशल या विशिष्ट पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है, क्योंकि इन बालकों को सामान्य पाठ्यक्रम के अनुसार या सामान्य बालकों के साथ शिक्षण कार्य संपन्न नहीं कराया जा सकता। इनके लिए पृथक से कक्ष की, इनके लिए पृथक से विद्यालय की आवश्यकता होती है। लेकिन जब विद्यालय की पूर्ति नहीं हो पा रही है तो ऐसे में कक्ष तो इनका अलग ही होना चाहिए और इनके लिए पाठ्यक्रम भी अलग ही या विशिष्ट पाठ्यक्रम का निर्माण इनके लिए किया जाना चाहिए। अगला बिंदु है व्यक्तिगत योजना बनाना आवश्यक। इन विद्यार्थियों की, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, आयु के अनुसार, क्षमता के अनुसार और इनकी योग्यता के अनुसार, इनकी सुनने की शक्ति के अनुसार, इनकी शैक्षिक उपलब्धि के अनुसार इनके लिए योजनाओं का निर्माण किया जाना चाहिए। इन बालकों की विशिष्ट व्यक्तिगत आवश्यकताएं होती हैं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए इन बालकों को शैक्षिक कार्य संपन्न कराए जाने के लिए व्यक्तिगत योजना के निर्माण की आवश्यकता होती है। तो इन बालकों की विभिन्नताओं, विशिष्टताओं, योग्यताओं और क्षमता के अनुसार, व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए, योजनाओं का निर्माण किया जाना चाहिए। अगला बिंदु है विकलांगता के कारण इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति विशिष्ट शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रदान करने की आवश्यकता है। जैसा कि मैं पहले वाली पंक्ति में बता चुका हूं कि ये बालक विकलांग हैं, अक्षम हैं और इस अक्षमता के कारण इन बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए शैक्षिक कार्यक्रम
विशिष्ट प्रकार के होने चाहिए। विशिष्ट शैक्षिक कार्यक्रम की आवश्यकता होती है जिससे कि ये बालक अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं का, व्यक्तिगत योग्यताओं का विकास कर सकें। प्रशिक्षणार्थियों, ये कार्यक्रम इस प्रकार का बनाया जाना चाहिए। ये शैक्षिक कार्यक्रम के बारे में आप पढ़ रहे हैं कि अक्षमों की शिक्षा हेतु शैक्षिक कार्यक्रम। मैं पाठ की समरी कर देता हूं। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ पर आपके अक्षमों की शिक्षा की बात जो चल रही है कि चक्षु दोष वाले शैक्षिक कार्यक्रम। प्रशिक्षणार्थियों, आवासीय योजनाओं का निर्माण किया गया जो 1787 ईस्वी में पेरिस में हेली नामक स्थान पर पहला आवासीय विद्यालय खुला। उसके 50 वर्षों बाद न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया, बॉस्टन आदि शहरों में भी आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जाने लगी। प्रशिक्षणार्थियों, पब्लिक स्कूल कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 1900 में शिकागो में विद्यालय खोला गया। इसके बाद 10 वर्षों बाद न्यूयॉर्क में विद्यालय खोला गया और अलग अलग कक्षाएं भी इन बालकों को लगाई जाने लगी। गणित और भाषा की समस्याओं का इन विद्यालयों में हल किया जाने लगा और कोर्स के प्रकार में पूर्व प्राथमिक और नर्सरी। पूर्व प्राथमिक के अंतर्गत अभिभावकों की शिक्षा का ध्यान रखा जाने की ऊपर जोर दिया गया कि अभिभावकों को शिक्षित किया जाए जिससे कि वो अपने बालकों की, अपने बच्चों की समस्याओं को समझ सकें और उनकी आवश्यकता के अनुसार वो समस्या का समाधान कर सकें। प्रशिक्षणार्थियों, नर्सरी स्कूल के लिए जोर दिया गया कि नर्सरी स्कूल में बालकों को, अभिभावकों को चाहिए कि वो बालकों को अधिक से अधिक मात्रा में नर्सरी स्कूल भेजें। आंखों के दोष, चक्षु रोग पीड़ित बालक जो आत्म केंद्रित होते हैं वो विद्यालय के वातावरण में जाकर एक दूसरे के साथ वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं तो उनमें सहयोग की भावना जागृत हो जाती है। इससे वो आत्म केंद्रितता दूर होती है और वो बालक सहयोगी बन जाते हैं। इन बालकों की कक्षाओं का ध्यान रखने के लिए 4 बातें बताई गई हैं, इनको सुन लीजिए। कक्षा इनकी धीरे धीरे गठित की जाए और इनकी रोग का पूर्ण निदान हो तब इनको विद्यालय भेजा जाए। प्रशिक्षित अध्यापकों के माध्यम से इनको शिक्षा दिलवाई जाए। सामान्य पाठशाला में ही इनका बंदोबस्त किया जाए लेकिन इनका कक्षा कक्ष विद्यालय में अलग होना चाहिए। इनका वर्गीकरण करते समय ये ध्यान रखना है कि इन बालकों में वर्गीकरण करते समय एक रूपता होनी चाहिए। शिक्षण एवं दर्शन, जैसा कि मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ कि शिक्षण विधियाँ और जो हैं मनोवैज्ञानिक, मनोसामाजिक सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए जिससे कि वो बालकों की क्षमताओं के अनुसार, आवश्यकताओं के अनुसार उनका विकास कर सकें। अगला बिंदु है भाषा को ज्ञानेंद्रियों के द्वारा चक्षु, श्रवण, स्पर्श के माध्यम से। भाषा सीखने की जब बात आती है तो बालक भाषा सीखने के लिए अपनी आँखों से, अपनी कर्णेंद्रियों से, कानों से और स्पर्श के माध्यम से वो भाषा को सीख सकें, ग्रहण कर सकें और समझ सकें। सुनने की क्षमता के अनुसार वो बहरे व्यक्ति जिनके सुनने की क्षमता कम है और जिनकी सुनने की क्षमता अधिक है उसका ध्यान रखते हुए इनको शिक्षण प्रदान करना चाहिए। ये बालक स्वयं बोलकर, लिखकर अपनी भाषा के माध्यम से विचार व्यक्त कर सकते हैं और ये शिक्षण इनका संपन्न हो सकता है। शैक्षिक विषयों को अपनी मातृभाषा में ही ये सीख सकते हैं, मातृभाषा के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अगला है उपयुक्त विद्यालय व्यवस्था। जैसा कि मैंने आपको भी पढ़ाया कि अभिभावकों को निर्देशित
अभिभावकों को परामर्श देने वाली संस्थाओं का नैतिक दायित्व ये बनता है कि वो ऐसे सुझाव दे कि इन विद्यालयों में प्रशिक्षित अध्यापक हों, वो अध्यापक शिक्षण का अनुभव रखते हों, जिन्होंने इन विद्यालयों में ऐसे बालकों का अध्ययन कराया हो जिन अक्षमता वाले बालकों का अध्ययन कार्य संपन्न कराने का उनको अनुभव होना चाहिए। इनका वर्गीकरण करते समय इनकी संख्या के साथ आयु, क्षमता और शैक्षिक उपलब्धि और सुनने की शक्ति के अनुसार इनका वर्गीकरण करना चाहिए। शिक्षक और छात्र अनुपात में 1:6 का ध्यान रखा जाना चाहिए। 6 से अधिक विद्यार्थी एक कक्षा में ना हो और 6 बालकों के ऊपर 1 शिक्षक होना चाहिए। विशिष्ट पाठ्यक्रम विद्यालय निर्धारित करे। विद्यालय का नैतिक दायित्व ये बनता है कि वो अक्षमता वाले बालकों के लिए विशिष्ट पाठ्यक्रमों का निर्माण करे। व्यक्तिगत योजना बनाना भी आवश्यक है। इन बालकों की व्यक्तिगत क्षमताएं, व्यक्तिगत योग्यताएं, व्यक्तिगत आवश्यकताएं होती हैं, उसी के अनुसार योजनाओं का निर्माण करना चाहिए। विकलांगता के कारण इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशिष्ट शैक्षिक कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए। ये इस प्रकार से ये विशिष्ट बालकों, अक्षम बालकों की शैक्षिक कार्यक्रम के बारे में अभी आपने पढ़ा। प्रशिक्षणार्थियों, अक्षमता और क्षेत्रीयता के संदर्भ में आप पढ़ रहे हैं। मैं समझता हूँ मेरा छोटा सा पाठ आपके समझ में जरूर आया होगा। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक टू ऑल ऑफ यू।